स्वागत दोस्तों, आगे चलते के आगे सामने होते हैं जिले के सबसे पहले सबसे नाव को देंगे जहां पर अमित शाह के पीछे पड़े राहुल गांधी। तो अब सीधा 2000 किलोमीटर तक अमित शाह की हालत खराब है। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है खुला ऐलान की भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह दिख गए तो किया जाएगा जोरदार तरीके का विरोध। दोस्तों यानी पार्लियामेंट छोड़कर कहीं भी गए शाह तो सामने से कांग्रेसियों के विरोध को झेलना पड़ेगा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बीजेपी के पास है दो ही रास्ते। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव हो गई है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे राहुल ने कौन से दो रास्ते अमित शाह को दिखाए हैं। और राज्यसभा के अंदर पेपर लीक का बिल पास होते ही लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कौन से बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस देकर राहुल गांधी को सस्पेंड कराना चाहते हैं। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर चलेगी। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कितना भी उधर उधर की बातें कर ले अमित शाह को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिख बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बीते दिन राहुल गांधी के द्वारा एक बड़ी मांग की गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष कमेटी बननी चाहिए जिसका काम हो कि सही से जांच पड़ताल कराया जाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दो बड़ी मांग की है कि या तो अमित शाह ये फैसला ले कि अमित शाह ने पुलिस को आदेश दिया था लाठीचार्ज करने का और अपनी राजनीतिक कीमत को चुकाए, या फिर अमित शाह को पोस्ट से हटाया जाए। तो ऐसे में दो ही तरीके बचते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है। लगभग 6 दिन बीत गए लेकिन अभी तक अमित शाह संसद भवन के अंदर दिखाई नहीं दिए। दोस्तों इन सारे सवालों के बीच में अचानक से खबर ये सामने आती है कि अमित शाह पुणे के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों यानी अमित शाह का कल पुणे का दौरा होने वाला है। दोस्तों यानी संसद में अमित शाह को मौजूद रहना चाहिए था और सवालों का जवाब देना चाहिए था, तो इसकी जगह महाराष्ट्र पुणे के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में पुणे कांग्रेस शहर ने इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके का विरोध करने का ऐलान किया है। दोस्तों पुणे शहर कांग्रेस ने कहा कि हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि अमित शाह का यहाँ पर प्रचंड तरीके से विरोध हो। कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामले को लेकर देश भर के अंदर छात्रों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की और इसमें अमित शाह का एक बड़ा योगदान रहा। अमित शाह को देश के संसद में जाकर जवाब देना चाहिए और जवाब देने की जगह अमित शाह यहाँ पर पुणे आ रहे हैं तो हम लोग पुणे में इनका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। पुणे के निवासियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। बीजेपी के केंद्र सरकार के रवैये को लेकर आम जनता से ज्यादा जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है जब सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छात्रों के साथ जो बर्ताव किया गया उसका जवाब देना चाहिए और अमित शाह का विरोध पुणे के अंदर होगा तो वापस लौटकर वो संसद भवन आएंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के साथ साथ आम जनता के सवालों का जवाब देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को अब जवाब देना पड़ेगा, इस तरीके से कन्नी काटकर भागते हुए ज्यादा दिन तो नजर नहीं आ सकते, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर इधर राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर मोर्चा खोला हुआ है और अमित शाह पर इतना दबाव है कि अमित शाह संसद भवन के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। तो दूसरी ओर राहुल गांधी पर दबाव डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गोली मारो वाला बयान को लेकर फेमस है दोस्तों अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक लोकसभा के अंदर प्रस्ताव दिया है। दोस्तों स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और संसद की अवमानना का नोटिस सौंपा गया है और अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जो गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाकर किया गया। यानी राहुल गांधी जो इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों बीजेपी वालों को लग रहा है कि अमित शाह के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है और इस बात को लेकर ये लोग भड़क रहे हैं। बीजेपी के लोगों का दावा है कि ये अमित शाह का अपमान है, गृह मंत्री का अपमान है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस इसी चक्कर में दिया गया है। लेकिन क्या ये विशेष अधिकार हनन का नोटिस संसद के अंदर स्वीकार किया जाएगा? दोस्तों अगर संसद में स्वीकार किया जाता है तो इस पर चर्चा होगी और अगर चर्चा हुई तो फिर एक बार फिर से जोरदार तरीके का बहस देखने को मिलेगा और फिर से अमित शाह एक्सपोज होंगे। तो दोनों केस में अगर ये नोटिस स्वीकार नहीं होता तो वैसे ही इस पर चर्चा नहीं होगी और विपक्ष बच जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो फिर चर्चा के लिए सदन के अंदर सब खड़े होंगे। जब सब खड़े होंगे तो फिर राहुल गांधी भी बोलेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भी विशेष अधिकार हनन का नोटिस रहेगा दोस्तों। तो ऐसे में जोरदार तरीके का संघर्ष होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। दोस्तों नरेंद्र मोदी से कहा कि राहुल गांधी ने 12 दिन में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनौती को स्वीकार करके दिखाओ, यानी हेलो मोदी जी ये करके दिखाओ। इस तरीके से तंज कसते हुए बिहार कांग्रेस ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर तंज कसा है। दोस्तों इसी के साथ में वाराणसी के अंदर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एकदम पंडाल चारों तरफ खाली दिखाई दिया, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कुर्सी खाली है फिर भी भाषण देते जा रहे हैं और
और 9 साल में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के अंत तक कुछ बीजेपी पदाधिकारी, पत्रकार और पुलिसकर्मी ही मौजूद है, आम जनता तो है ही नहीं। और वाराणसी वो क्षेत्र रहता है जहां पर अमूमन भीड़ जुटाई जाती है बीजेपी के नाम पर दोस्तों, लेकिन यहाँ तो भीड़ जुटी नहीं और योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था कार्यक्रम का, उसमें लोग नहीं आ रहे। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों को लेकर एक गुस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता बीजेपी से प्रताड़ित है और बदलने के लिए तैयार है दोस्तों। राम मंदिर के चंदा चोरी का जो मामला था वो एक बहुत बड़ा कारण है कि धार्मिक नगरियों के अंदर अब बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पा रही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा में कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा आरएसएस पर की गई टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपको बता दें कि आजकल आरएसएस हो या बीजेपी हो, उनके जुबान पर केवल एक ही नाम है दोस्तों, और वो है राहुल गांधी का। यानी जिसे देखो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे ही आरएसएस से जुड़े हुए आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने अब राहुल गांधी की आलोचना की है दोस्तों। राहुल गांधी समय समय पर असंतुलित और नफरत से भरे बयान देते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि वह वृंदावन के ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को सद्बुद्धि मिले। वृंदावन के अंदर ANI से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसकी पहली और आखिरी प्राथमिकता राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि संघ देशभक्ति, सामाजिक सेवा और राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। ऐसे संगठन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समय समय पर असंतुलित और नफरत भरी बातें करते हैं। मैं इस समय वृंदावन में हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें, उनकी पार्टी और समर्थकों को सद्बुद्धि मिले। आरएसएस राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर काम करने वाला संगठन है। उन्हें इस तरह के अनुचित व्यवहार बंद कर देने चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को दावा किया कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ जो बल का दुरुपयोग किया गया, उसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही दिया था। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। अभिजीत दीपके छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम सभी ने देखा कि किस तरह से शिवसेना और एनसीपी जैसे पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। देश की बड़ी संस्थानों का दायित्व था कि वे लोकतंत्र को बचाते, ना कि किसी एक व्यक्ति और तानाशाही स्थापित करने के लिए काम करते। उन्होंने ऐसा होने दिया। इसे रोकने के लिए न केवल विपक्ष बल्कि आम लोगों को एकजुट होना होगा। दीपके ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया दोस्तों। दीपके ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए अमित शाह के इस्तीफे का समर्थन करते हुए कहा कि अमित शाह को निश्चित रूप से अपना इस्तीफा देना चाहिए। और एक ही बात कही जा रही है कि सीजेपी को बाहर से फंडिंग मिल रहा है और आंदोलन बाहर से संचालित किया जा रहा है। तो एकदम ये झूठ है, सफेद झूठ है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये जो अफवाह फैलाई गई है उस पर प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर लोकसभा में पारित कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद विपक्षी दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसके पास होते ही इसकी खिलाफत करना शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसके अलावा राष्ट्रीय गीत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं बख्शा दोस्तों। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को गलत बताते हुए कह दिया कि 1950 में उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। संसद में बीते दिन एक बिल पास किया गया जिसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जुड़ा विधेयक पास होने पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब आप जनगण मन पढ़ते हैं तो आपको उसमें क्या दिक्कत है, आपको इसमें देश और इसके लोग दिखते हैं, लेकिन जब आप वंदे मातरम गाते हैं तो देवी देवता की पूजा की बात आती है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वंदे मातरम और जनगण मन में क्या अंतर है। जनगण मन आम जनता से जुड़ा हुआ है, जबकि वंदे मातरम देवी स्तुति के तौर पर गाया जाता है, यानी एक पूजा पद्धति है जो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में देवी पूजा या किसी भी और तरीके की पूजा इस्लाम में स्वीकार नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन मुजाहिदीन आजादी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, चाहे वो मौलाना महमूद हसन हो, महमूद हसन देवबंदी हो, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। इन सब ने मिलकर देश की आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है। तो इन सब ने अपना अपना कुर्बानी दिया है। तो ऐसे में देश को हर तरीके के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और बात एकदम सही है दोस्तों। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में बैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागी और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने बैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक बैलेट गन के इस्तेमाल
इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। कोर्ट ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी दोनों पीड़ित ने याचिका में पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग की थी। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स ने छात्रों पर पैलेट गन चलाई थी। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पटना के चर्चित विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गया। शाम को 6 बजे तक केवल 34% वोट डला और वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जो आएगा लगभग 35-40 के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर मैदान में है। 25 उम्मीदवार टोटल मैदान में उतरे हुए हैं। 3 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव को लेकर एकदम उदासीन रवैया देखने को मिला। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता छोड़ने के बाद बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। पटना में सुबह से कई इलाकों के अंदर बारिश की वजह से मतदान पर अच्छा खासा असर पड़ा और दोपहर में मौसम खुलने के बावजूद मतदान की रफ्तार काफी धीमी रही। दोस्तों, बांकीपुर बीजेपी के लिए एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने पिछले कई सालों से चुनाव जीता है, लगातार जीता है। मीठापुर इलाके के अंदर सुबह जनसुराज पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ने की खबर सामने आती है। बीजेपी ने जनसुराज पार्टी पर बोगस वोटिंग का आरोप लगा दिया। दोस्तों, और शाम में एएन कॉलेज बूथ पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी देखने को मिली। तो ऐसे में लगातार संघर्ष जारी है। आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर जनवरी 2014 में अपनी आखिरी प्रेस वार्ता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मीडिया और विपक्ष की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक न्यायप्रिय होगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन करेगा। 19 महीने के बाद यानी 19 महीने हो गए डॉक्टर सिंह के मौके। दोस्तों, इसके बाद उनको कोल केस में यानी कोयला से जुड़े मामले को लेकर क्लीन चिट दिया गया है। यानी उनके ऊपर जो भी आरोप नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों ने बढ़े थे दोस्तों, वो सारे के सारे आरोप झूठ साबित हुए हैं। इसे पता चलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को बर्बाद करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया था। और अभी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान किया जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि कैसे कैसे शब्द गढ़े गए थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए। दोस्तों, खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर बदनाम करने के लिए। लेकिन अब मनमोहन सिंह को सारे केस में एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। दोस्तों, तो कह सकते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय मनमोहन सिंह, वो हमेशा से भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर, एक ऐसे स्टेटमैन के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने हमेशा से भारत की सेवा की, चाहे आरबीआई का गवर्नर रहकर, चाहे वित्त मंत्री रहकर या फिर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आकर। हर तरीके से मनमोहन सिंह भारत के साथ में खड़े रहे दोस्तों, और भारत की अर्थव्यवस्था को जानते थे मनमोहन सिंह। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रायश्चित करना पड़ेगा मनमोहन सिंह को लेकर झूठे झूठे आरोप लगाने का, और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी वालों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना इनको बदनाम किया गया सरदार मनमोहन सिंह को, वो सारी बातें बीजेपी के पीछे लगने वाली है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन पर बनेगी फिल्म का नाम रहेगा द एक्सीडेंशियल कॉकरोच पार्टी। आधिकारिक तौर पर इसको रजिस्टर कर लिया गया है। जयपुर के रहने वाले गोविंद देव ब्रह्म ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम फिल्म बनाएंगे। अब देखते हैं कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ा ये जो फिल्म होगा कितना आगे बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि अपने आप में एक अद्भुत तरीके का मामला सामने आया था। अचानक से एक कांग्रेस जनता पार्टी नाम का अभियान देश के अंदर शुरू हो जाता है और 26 मिलियन से ज्यादा लोग उससे जुड़ जाते हैं। उसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है और ऑनलाइन बीजेपी वाले कहीं दिखाई नहीं देते। तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ता है दोस्तों। इस आंदोलन के कारण बीजेपी ने पहली बार अपने एक मंत्री का इस्तीफा करवाया। तो कहने का मतलब आंदोलन तो सफल ही था। बेशक इसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टी और छात्र संगठन ने पूरी ताकत लगाई। तो इस बारे में भी सबको पता चलना चाहिए और ये जो फिल्म बननी चाहिए ये हर तरीके से सबको उजागर करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर नारंगी कर दिया गया दोस्तों। और पूर्व कप्तान वीरेन राज सिन्हा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीली जर्सी हमारी पहचान थी। और एक और पूर्व कप्तान पटगढ़ सिंह ने भी जर्सी का रंग बदलने पर नाराजगी जताई दोस्तों। हालांकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि जर्सी का रंग खिलाड़ियों की पसंद पर बदला गया है और हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को पुरुष और महिला हॉकी की नई टीम को लेकर नई जर्सी लॉन्च कर दी है दोस्तों। यानी कलर बदला गया है। जो नीले कलर में भारतीय हॉकी टीम जो एक भारत के राष्ट्रीय खेल से जुड़ी हुई टीम है दोस्तों, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हॉकी के जितने भी प्लेयर हैं वे सबके सब पहले नीले कपड़े में लड़ाई लड़ते थे दोस्तों। और पहले नीले रंग की टीम बोला जाता था भारत को, लेकिन अब कलर बदलकर नारंगी कलर कर दिया गया है, जिसे भगवा कलर भी कहा जा सकता है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या देश के अंदर हर जगह पर एक ही तरीके की मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है? कलर के सिलेक्शन को लेकर सवाल तो खड़े हो सकते हैं। साथ साथ
पेपर लीक विरोधी बिल पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि ये प्रिवेंशन की बात करता है और एलिमिनेशन की बात नहीं करता, यानी देश के अंदर पेपर लीक कैसे नहीं होगा। इस बात को लेकर तो कुछ खास इस बिल में दिखाई देता नहीं है। ये केवल यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो आगे क्या करना है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि आगे क्या करना है, कठोर से कठोर कार्रवाई करवानी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पेपर लीक ना हो, इसे करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कौन सी कमेटी बनाई जा सकती है, किस तरीके से पेपर लीक रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, कौन कौन से सेंटर पर ये पेपर कराए जा सकते हैं और पेपर लीक ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं कैसे लोकल स्तर पर और बड़े स्तर पर किए जा सकते हैं। कई सारे मामले हैं दोस्तों, और ऑनलाइन कैसे वेरीफाई किया जा सकता है कि कौन बच्चा सही है कौन गलत है, और कैसे भारत के हर कोने के अंदर अच्छे से ये परीक्षा कराए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने जंजी को लेकर कहा कि जंजी ने जंतर मंतर से भारत को बदनाम किया है, जंजी ने जंतर मंतर से भारत को बदनाम कर डाला, ऐसा दावा बाबा रामदेव कर रहे हैं। दोस्तों ये वही बाबा रामदेव है जो जंतर मंतर पर पहले कांग्रेस पार्टी के टाइम में प्रदर्शन किया करते थे और इनके कारण इतना बवाल हुआ था कि लाठी डंडे बरसे थे और प्रदर्शनकारियों पर भी हमले हुए थे और पुलिस प्रशासन ने बल का भी उपयोग किया था, क्योंकि बाबा रामदेव उठने को तैयार नहीं थे दोस्तों। लेकिन आज बाबा रामदेव क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं और तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो अब उनको जंजी जंतर मंतर का अपमान करने वाले लगते हैं। यानी सोचिए कि देश के युवाओं के प्रति किस तरीके की मानसिकता देश के अंदर हो चुकी है दोस्तों, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान ऐसा आता है और भारत के युवाओं को कॉकरोच बताया जाता है। उसके बाद कंगना रनौत जैसी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जंजी को गटर जनरेशन बताकर संबोधित करती हैं, और इसके बाद अब बाबा रामदेव भी उल्टी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जंजी समाज के लिए, जंजी बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जंजी ने जंतर मंतर से भारत को बदनाम किया है। तो दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलने के आरोप लग रहे हैं दोस्तों। ऐसे में इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिक्कत यहां आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा आर्म्स फोर्सेस के साथ टकराव में क्यों आए, ये हमारे सिस्टम की कमी है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, हर लॉ एंड ऑर्डर और लाठी चार्ज पर आर्म्स फोर्स लाओ, ये गलत बात है, यानी हर जगह आर्म फोर्स बुला ली जाती है, इसका दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। यानी ब्रिटिश टाइम से, यानी अंग्रेज ऐसा करते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर छोटा सा ही प्रदर्शन करता था तो सीधे बंदूकधारियों को बुला लिया करते थे, पैलेट गन का इस्तेमाल करने वालों को बुला लिया करते थे। वही सिस्टम आज भी देश के अंदर चल रहा है। ये देखना चाहिए कि देश के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भारत के खुद के बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, और उनके ऊपर इस तरीके के हथियार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम का फेलियर है। और किरण बेदी जो बातें बोल रही है एकदम सही बोल रही है दोस्तों, और खुद भी आईपीएस अधिकारी रही है तो जानती है कि कैसे सिस्टम पूरा काम करता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के खुद के बच्चों के ऊपर अगर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे पता चल रहा है कि देश के अंदर क्यों बीजेपी की सरकार को लोगों में गुस्सा है दोस्तों। क्योंकि अगर सरकार युवाओं के बारे में चिंता नहीं करेगी, उनके चोट के बारे में चिंता नहीं करेगी, उनकी मांगों के बारे में, और सीधा आर्म्स फोर्स को उतार दिया जाएगा, तो ये तो साफ तौर पर भारत सरकार के उदासीन रवैये को दिखाता है। यानी युवाओं के प्रति जो मानसिकता है बीजेपी की उसको जग जाहिर करता है। इसकी तो प्रचंड आलोचना करनी चाहिए। आप लोग पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब से देश के अंदर युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ है दोस्तों, तब से बीजेपी वालों को लगता है कि वो जंजी की भाषा बोलने लगेंगे तो उनको युवाओं का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा, और इसकी कोशिश कर रही है बीजेपी की नेत्री और दिल्ली से सांसद सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। दोस्तों बांसुरी स्वराज का बीते दिन एक स्पीच आता है। इस स्पीच में वो बोलते बोलते हाथ का इशारा करती है, जो इशारा जंजी में लोग करते हैं, यानी युवाओं के बीच में जो इशारा क्लॉक इट नाम से जाना जाता है कि बहुत अच्छा काम किया है और एकदम सही किया, जो करना चाहिए वही किया। तो उस शब्द को ये अपने हाथ से दिखाने की कोशिश कर रही है, क्लॉक इट कर रही है। तो इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ये जानबूझकर युवाओं को गुमराह करने के लिए या फिर युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरीके के गेस्चर करके दिखा रही है। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि ऐसा अगर वो करेंगी भी तो इससे युवा इनके पक्ष में नहीं आ जाएगा। युवा अपने मुद्दे को लेकर मैदान में है। उनको बीजेपी के नेता कैसे बयान दे रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लॉक इट हो या कुछ भी हो, युवा जो है वो असली मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट का पेपर लीक नहीं होगा तो युवा प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये बात सबको पता है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने बोल दिया कि इंस्टाग्राम वाला वीडियो बनाते डालते रहिए और इससे युवाओं के बीच में पैठ बन जाएगी और युवा इसे मान जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी हर दूसरे तीसरे दिन आकर एक वीडियो इंस्टाग्राम वाला बना देते हैं दोस्तों। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने दोनों पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास हुआ, सदन के अंदर दोनों बिल पास हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है, हमने कानून पास करवा दिया है। आप सब इस पर सवाल पूछ रहे हैं। शिक्षक अभिनय कहते हैं कि अगर बार बार विवादों में रही या ब्लैकलिस्ट कंपनी को ही परीक्षा कराने का ठेका मिलता रहेगा तो फिर परीक्षा लीक कैसे रुकेंगे।
लिए कठोर कानून बनाना एकदम अच्छा कदम है, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है और उसे छात्रों को न्याय तो पूरा मिलता नहीं है। सवाल अभी यह है कि पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर केवल सजा से ही अपराध रुक जाते तो हर गली चौराहे पर पुलिस सीसीटीवी सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं होती। पुलिस इसलिए है ताकि अपराध होने से पहले जा सके, सिर्फ अपराध होने के बाद एफआईआर लिखने के लिए नहीं है। कानून बनाना जरूरी है, लेकिन उसे भी ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम ऐसा बने कि पेपर लीक जो हो रहा है उसे पहले ही शुरुआत के स्तर पर ही रोक दिया जाए। लेकिन उसके लिए तो आप लोग कोई कदम उठा नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा जो कानून का हवाला दिया जा रहा है कि हमने कठोर कानून बना दिया है, तो अगर एक्शन हो जाएगा यानी अगर पेपर लीक हो जाएगा तो उसके बाद तो जो मर्जी वो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेपर लीक को रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। एकदम साफ सन्नाटा चल रहा है मामला। साथ साथ नीट के पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने को लेकर अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि यह डीएसपी और डीएम के स्तर का फैसला है, इसमें राजनीतिक नेतृत्व शामिल नहीं होता और खासकर गृह मंत्री का सीधा आदेश नहीं होता। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर ये नियम अमित शाह के ऊपर लागू होता है कि अमित शाह ने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए थे या पैलेट गन चलाने के आदेश नहीं दिए थे, तो फिर हमारे देश के जो पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उन पर कैसे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। अब ये बात एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि अगर एक तरफ लगता है तो वही तर्क अगर दूसरी तरफ लगेगा तो इसे एकदम सही माना जाना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।